रात गहरी हो चुकी थी। हवाओं में एक अजीब सन्नाटा फैला था, जैसे हर कोना किसी अनकही दास्तान को अपने भीतर छुपाए बैठा हो। कहते हैं, जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बस एक सांस की होती है, लेकिन उस सांस के बाद इंसान की देह कहाँ जाती है? हाँ, उसी जगह जिसे लोग मुर्दा घर कहते हैं। मुर्दा घर, जहां हंसी, आंसू, सपने, रिश्ते सब मिट जाते हैं। जहां ठंडी स्टील की दराजों में बंद लाशें मौन पड़ी रहती हैं। लेकिन क्या सचमुच वो मौन होती हैं, या उन दराजों के भीतर कोई अनदेखी हरकत, कोई दबा हुआ कराहता स्वर, कोई सिसकती आत्मा अब भी जिंदा है? हर शहर के मुर्दा घर के बारे में अफवाहें फैलती रहती हैं। कोई कहता है कि आधी रात के बाद वहां से चमड़े के घिसटने जैसी आवाजें आती हैं। कोई कहता है कि बर्फ में जमी देहें अचानक करवट बदल लेती हैं। और कोई तो ये भी कसम खाता है कि उसने अपनी आंखों से देखा है। लाशें अपनी बंद आंखें धीरे धीरे खोल देती हैं। लेकिन सबसे डरावना सच ये है, मुर्दा घर की दीवारों में सिर्फ लाशें ही नहीं सोती, वहां उनके साथ बंधा हुआ अंधेरा भी जीवित होता है। और अगर आपने कभी अकेले उस जगह कदम रखा, तो शायद लौटकर फिर यह कहानी सुनाने का मौका ही न मिले। तो क्या आप हिम्मत रखते हैं इस डर की दुनिया में कदम रखने की? क्या आप सच जानना चाहते हैं उन रहस्यों का जो मुर्दा घर की परछाइयों में छुपे हैं? अगर हां, तो मेरे साथ रहिए, क्योंकि जो आज आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और हां, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर डरावनी रात, हर काली सच्चाई और हर दहला देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, यहां सिर्फ कहानी नहीं सुनाई जाती, यहां आत्माएं जिंदा हो उठती हैं। मुर्दा घर के बाहर लगी घड़ी ने 12 बजाए और परिसर में फैला सन्नाटा अचानक और गाढ़ा हो गया। मैंने लोहे का गेट धकेला तो उसने ऐसी चरमराहट की जैसे किसी बूढ़े की हड्डियां टूटकर रो पड़ी हों। अंदर कदम रखते ही फर्श पर बिछी ठंडी नमी ने जूतों के तलों से होते हुए पिंडलियों तक सिहरन पहुंचा दी। हवा में फिनाइल की तेज गंध थी, पर उसके पीछे कहीं हल्की सी सड़ी हुई मिठास छुपी थी, जो गले में अटककर सांस को भारी कर दे। छत पर टिमटिमाती ट्यूबलाइट हर कुछ पल बाद झपकती, जैसे अपनी नींद से जूझती हुई कोई थकी हुई आंख। लोहे की दराजों की कतारें दीवार के साथ लगी थीं। हर दराज पर चौक से बना हुआ नंबर, जैसे मौत की गिनतियां, सूखी और सफेद। कोने में रखा पुराना फ्रीजर लगातार भनभनाता रहा। उसकी आवाज में एक सा स्थिर दुहक था, जो कमरे की रगों में उतरकर धड़कने लगा। मैं नए इंटर्न के तौर पर पहली बार रात्रि ड्यूटी पर था। जेब में रखी चाबियों का गुच्छा हौले हौले कांपता रहा, मानो मेरे हाथ की घबराहट सुनकर। दरवाजे की चौखट पर बैठे वृद्ध चौकीदार ने सिर उठाकर मुझे देखा और बिना मुस्कुराए बोला, चाबी ले लो साहब, अगर अंदर कुछ फुसफुसाए जवाब मत देना। उसकी आंखों में लालसा नहीं, चेतावनी थी, पर मैंने इसे रात की थकान समझकर अनसुना कर दिया। पहिया लगा स्ट्रेचर दीवार से टिकाया था। उसके एक कोने पर सफेद चादर का किनारा हवा में हल्का सा फड़फड़ा रहा था, जबकि खिड़कियां बंद थीं। मैंने रजिस्टर खोला। नाम, उम्र, केस नंबर, स्याही में डूबे हुए कुछ जीवन जो आधे वाक्य पर आकर रुक गए थे। एक एंट्री ने मेरा ध्यान खींचा। अज्ञात पुरुष, लगभग 30 वर्ष, रात 11:10। दराज नंबर लिखे थे, पर एक जगह चौक से हल्की सी लकीर खींची थी, 13, और फिर उसके ऊपर से किसी ने जल्दी में उसे पोंछ दिया था। मैंने सोचकर गर्दन मोड़ी और महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक थोड़ी देर के लिए और गिर गया है, जैसे कोई अदृश्य परछाई पास से गुजरी हो। फर्श पर कहीं से टप टप पानी गिरने की आवाज आई। ऊपर देखा तो छत सूखी थी। आवाज फिर भी जारी रही, जैसे लयबद्ध धड़कन। मैंने पहला दराज खोला। ठंडी भाप का झुटका उंगलियों को सुन्न कर गया और एक धातु सी गंध मेरे नथुनों से टकराकर अंदर चली गई। शरीर शांत था, पर उसकी पैर की अंगुली में बंधी कागज की पर्ची हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हवा उंगलियों को सहला रही हो। दूसरा, तीसरा, चौथा। हर दराज एक नए सन्नाटे का दरवाजा था। न कोई चीख, न कोई हरकत, फिर भी कमरे का मौन मुझे घेरता जा रहा था। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां 13 कभी लिखा गया होगा, वहां धातु पर नाखून से खुरची गई बारीक रेखाएं दिखीं, जैसे अंदर से किसी ने गिनती की हो। मेरी हथेली पसीज गई। चाबी गुच्छे में टटोलते टटोलते
मेरी नसों में हल्की सी खनक दौड़ गई। ठीक उसी पल ट्यूबलाइट ने तेजी से कई बार झपकना शुरू कर दिया। स्ट्रेचर के पहिए बिना छुए 1 इंच खिसके, फर्श पर धातु की वह खरखराहट मेरे सीने के भीतर तक गूंज गई। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, पर दीवार पर टंगे घड़ी के सेकंड हैंड ने जैसे एक पल के लिए ठिठक कर मेरी तरफ देखा और फिर चल पड़ा। अचानक फुसफुसाहट बहुत करीब से, इतनी धीमी के शब्द नहीं, सिर्फ सांसों का नम नमक महसूस हुआ। यहां मत खोलो। मेरा दिल धक से हुआ, पर डर के ठीक नीचे एक जिज्ञासा थी जो किसी जंग लगी चाबी की तरह भीतर घूमने लगी। मैंने लोहे का हैंडल पकड़ा। धातु बर्फ जैसी ठंडी थी और उंगलियों में चुभन सी हुई, जैसे अज्ञात सुइयां चुपचाप चुभी और खून की एक बूंद भी बाहर ना आई। हैंडल घुमाते ही दराज आधा इंच बाहर आया। अंदर से जमी हुई ठंडक की सांस मेरे चेहरे पर लगी और आंखों के सामने हल्का सा धुआं तैर गया। उसी धुंध में चादर के नीचे कुछ इतने धीमे हिला कि मैं यकीन नहीं कर सका। शायद नजर का धोखा, शायद नहीं। मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया, एकदम मेरे कान के बिल्कुल पास। ना। मैं चौंक पड़ा क्योंकि रजिस्टर पर मेरा नाम ऐसे लिखा था कि किसी बाहरी को पता ही नहीं हो सकता। मेरी धड़कनें अनियमित हो गईं। फिर भी किसी अदृश्य हिम्मत ने मेरी कलाई थाम ली। सच देखे बिना लौटोगे तो डर कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने चादर के कोने को पकड़ा। कपड़ा नम था, जैसे उस पर नई नई सांसें गिरी हों, और वहां से एक ठंडा कंपन हथेली में दौड़ गया। कमरे की ट्यूबलाइट ने इस बार एक लंबा झपका लिया। अंधेरे में फ्रीजर की भनभनाहट, घड़ी की टिक टिक और दूर गलियारे से आती स्ट्रेचर की कराह मिलकर एक असहनीय राग बनाने लगी। और फिर मैंने चादर उठाई, उतनी ही जितना डर मुझे उसकी इजाजत देता है, और उसी पल भीतर की आंखें बंद, खुली या खुलने की कोशिश में फड़फड़ाईं, और होंठों से एक अधूरी सांस निकली जो सीधे मेरी नाड़ी में जाकर धड़कने लगी। दराज के अंदर का चेहरा अनजान था, पर उसके गाल पर उभरी हल्की सी खरोंच मेरी अपनी बचपन की चोट जैसी थी। वैसी ही जगह, वैसा ही निशान, जैसे आईने में कोई और लेटा हो। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, बस हथेलियां और ठंडी हो गईं, और उस ठंडी खामोशी में दरवाजे की दहलीज पर बैठे चौकीदार की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और दूर से। मैंने कहा था जवाब मत देना, पर अब देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस दराज को मैं पकड़े था उसकी भीतरी दीवार पर नाखून से खुरचा हुआ यह वाक्य चमक रहा था, वो वापस आएगा जब तुम उसका नाम बोलोगे। ट्यूबलाइट फिर जली। उजाले की पहली परत में मैंने देखा मेरी कलाई पर किसी और की उंगलियों के ताजा निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने अभी अभी पकड़कर छोड़ा हो। और उसी क्षण कमरे के सबसे अंधेरे कोने से एक और दराज अपने आप आधा बाहर खिसक आया। उस पर चौक से कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक उड़ा हुआ धब्बा जो किसी नाम का बचा खुचा भूत लगता था। मैंने गहरी सांस ली। यह पहली रात थी और यही पहली दस्तक, और मुझे समझ आ गया कि मुर्दा घर में दरवाजे सिर्फ धातु के नहीं होते। कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जो हमारी यादों के भीतर खुलते हैं और फिर कभी बंद नहीं होते। मुर्दा घर के भीतर उस अध खुले दराज से उठी ठंडी हवा अब भी मेरी त्वचा से चिपकी हुई थी। कमरा शांत था, पर उस सन्नाटे में भी मुझे लग रहा था जैसे हर स्टील की दराज अपनी अपनी भाषा में कुछ बड़बड़ा रही हो। मैंने झटके से चादर वापस ढक दी, लेकिन मन में एक सवाल गूंज रहा था, उसने मेरा नाम कैसे लिया? मैं तेजी से दरवाजे की ओर मुड़ा और चौकीदार वहां खड़ा नहीं था। गेट की तरफ देखा तो उसकी लकड़ी की कुर्सी खाली पड़ी थी, हल्का सा झूल रही थी, जैसे अभी अभी कोई उससे उठा हो। कुर्सी के नीचे मिट्टी में गहरी छड़ी के निशान थे, पर वो खुद गायब था। दिल ने कहा शायद बाहर चला गया होगा, लेकिन अक्ल बार बार पूछ रही थी, इतनी चुपचाप? अचानक मेरी नजर रजिस्टर के उस पन्ने पर पड़ी, वो अज्ञात पुरुष वाली एंट्री। नीचे छोटे अक्षरों में कुछ धुंधला लिखा था, जैसे किसी ने जल्दी में मिटाने की कोशिश की हो। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली, शब्द उभरे, लाश आई थी लेकिन गायब हो गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब दराज में जो मैंने देखा वो सचमुच कोई गायब की हुई लाश हो सकती है, लेकिन कैसे और क्यों? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, भारी, 3 बार। मैं घबरा गया, धीरे से दरवाजा खोला। बाहर वहीं चौकीदार खड़ा था, हाथ में लालटेन ली।
उसकी आंखें अब और गहरी लग रही थीं, जैसे कई रातों की नींद उसमें दबी हो। वो अंदर आया और धीमी आवाज में बोला, तुमने सुना ना, मैंने कहा था जवाब मत देना, फिर भी तुमने दराज खोला। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन डर था, एक ऐसा डर जो कई सालों से उसकी हड्डियों में जमा हुआ था। मैंने कांपते स्वर में पूछा, कौन था वो जिसने मेरा नाम लिया? वो चुप रहा, फिर धीमे से बोला, हर मुर्दा घर की अपनी एक आत्मा होती है। यहाँ उसकी आत्मा बसी है, जिसकी लाश कभी मिली ही नहीं। मैं स्तब्ध रह गया। उसने आगे कहा, कई साल पहले इसी नंबर 13 वाले दराज में एक युवक को लाया गया था, लेकिन जब सुबह दराज खोला गया तो वो शरीर गायब था। सिर्फ उसकी खरोंच का निशान रह गया, वो खरोंच जो आज तुमने देखी है। मेरे गले से शब्द नहीं निकले। चौकीदार की आवाज और धीमी हो गई। तब से आधी रात को वो लौट कर आता है। जो भी उसके दराज को छू ले, उसका नाम पुकारा जाता है, और अगर उस नाम का जवाब दे दिया जाए तो वो आत्मा उस इंसान को अपने साथ ले जाती है। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। क्या मैं अब उस आत्मा की अगली निशानी बन चुका था? कमरे का तापमान और नीचे गिर चुका था। फ्रीजर की भनभनाहट अब किसी सिसकती हुई सांस जैसी लग रही थी। और तभी उसी अधखुले दराज से फिर एक ठंडी फुसफुसाहट आई। ना। इस बार मैंने महसूस किया कि वो आवाज सीधे मेरे सीने के भीतर से निकल रही थी, जैसे मेरी ही धड़कनें उसका नाम दोहरा रही हूं। मैं घबराकर पीछे हटा, लेकिन चौकीदार ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अब या तो सच जानोगे या हमेशा डर के साथ जियोगे। चौकीदार की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। सालों पहले एक युवक को यहां लाया गया था। रात लगभग 11 बजे। उसके शरीर पर कोई पहचान का निशान नहीं था, बस गाल पर गहरी खरोंच। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसे इसी दराज में बंद कर दिया गया, नंबर 13। मैं सांस रोककर सुन रहा था। चौकीदार की आंखें उस दराज की तरफ टिकी थीं जहां मैंने अभी अभी फुसफुसाहट सुनी थी। वो धीमी आवाज में बोला, पर अगली सुबह जब दराज खोला गया तो वो शरीर गायब था। स्टील की दीवारों पर नाखून से खुरची लकीरें थीं, जैसे अंदर से किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ गई। लोगों ने कहा शायद गलती से उसे जिंदा समझ लिया गया होगा, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर उसका शरीर कहाँ गया? चौकीदार के होंठ कांपने लगे। उस दिन से यहां रात में कुछ बदल गया। आधी रात होते ही नंबर 13 का दराज अपने आप खिसकने लगता है, और उसके बाद कोई आवाज सुनाई देती है, कभी रोने की, कभी चीख की, कभी फुसफुसाने की। मैंने कांपते स्वर में पूछा, क्या किसी ने उसे देखा भी है? चौकीदार की नजरें मेरे चेहरे पर घंटी थीं। उसने कहा, हाँ, देखा है, कई लोग, और कोई भी सही सलामत वापस नहीं लौटा। कुछ की मौत उसी रात हो गई, कुछ पागल हो गए, और कुछ बिना निशान के गायब। कमरा अचानक और ठंडा हो गया। ट्यूबलाइट ने एक लंबा झपका लिया, और उसी अंधेरे में मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने झटके से मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दराज नंबर 13 अब आधा बाहर था। फिर वही फुसफुसाहट, पहले से ज्यादा स्पष्ट, पहले से ज्यादा पास। अब न। मैं कांप उठा। ये वही नाम था, मेरा नाम। चौकीदार ने मेरी कलाई कसकर पकड़ी और धीमे स्वर में बोला, अब तुम उससे बंध चुके हो। अगर तुमने उसका सच नहीं जाना तो ये आवाज तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। दिन हो या रात, तुम जहां भी जाओगे ये तुम्हें पुकारेगी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, और उसी क्षण दराज के भीतर से चादर हल्की सी हिली, और मैंने देखा उसके नीचे किसी के होंठ बुदबुदा रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई आदमी जिंदा हो। कमरे में सन्नाटा घना हो चुका था। ट्यूबलाइट की रोशनी लगातार झपक रही थी, मानो अंधेरा मुझे पूरी तरह निगल लेना चाहता हो। दराज नंबर 13 आधा बाहर खिसक चुका था, और उसके नीचे सफेद चादर किसी सांस की तरह हल्की हल्की हिल रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन नजरें उस चादर से हट नहीं रहीं। चौकीदार की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, मत छूना, अगर छुआ तो वो तुम्हें अपने साथ खींच ले जाएगा। पर जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरे हाथों को धकेल रही थी। धीरे धीरे मैंने चादर का कोना पकड़ा और खींच लिया। उस पल हवा ठंडी बर्फ जैसी हो गई। मेरी सांसें गले में अटक गईं। चादर के नीचे वही चेहरा था, गाल पर वही खरोंच, माथे पर सूखी खून की लकीरें,
आंखें बंद, लेकिन होंठ हिल रहे थे। मैं और करीब झुका। होंठों से फुसफुसाहट निकल रही थी। मुझे बाहर निकालो। मेरी रीढ़ की हड्डी सुन्न हो गई। चौकीदार ने पीछे से मेरा कंधा पकड़ लिया और चीखा, सुनना मत, उसके शब्द झर हैं। अगर तुमने मान लिया तो कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन उस चेहरे की फुसफुसाहट अब कराह में बदल चुकी थी। ठंड है, अंधेरा है, यहां से निकालो। उसकी बंद पलकों के नीचे हलचल हुई और फिर एक झटके से आंखें खुल गईं। सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें सीधे मेरी आंखों में घूरती हुईं। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। लाश की आंखों से बहता काला तरल धीरे धीरे उसके गाल पर फिसल रहा था और सीधे फर्श पर टपक कर गहरी सड़ी हुई गंध फैला रहा था। फ्रीजर की भनभनाहट अचानक रुक गई। घड़ी की सुई भी थम गई। पूरे कमरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। और फिर उसके होंठ फिर से हिले। अब रार न, तुमने मुझे जगा दिया है। मेरे कान सुन्न हो गए। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, ठंडा सड़ा हुआ काला हाथ, और उसकी उंगलियां मेरी कलाई पर कस गईं। मेरी नसों में बर्फ जैसा झड़ दौड़ने लगा। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। चौकीदार ने लालटेन उठाई और दराज पर जोर से पटकते हुए बोला, वापस जा, तेरे लिए यहां कोई जगह नहीं है। पर दराज अपने आप पूरी तरह बाहर खिसक गया और उस सड़ी हुई देह ने आधा शरीर उठाकर मेरी तरफ घूरा। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो निगल ले। दराज पूरी तरह बाहर आ चुका था। चादर आधी जमीन पर गिर गई थी और उस सड़े हुए शरीर ने धीरे धीरे उठना शुरू किया। उसकी हड्डियां चरमराने की आवाज कर रही थीं, जैसे बरसों से जमी हुई लकड़ी अब टूट रही हो। मैं स्तब्ध खड़ा था। चौकीदार पीछे हट गया। उसकी आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। वो कांपते हुए बोला, मैंने कहा था कभी इस दराज को मत छूना, अब देर हो चुकी है। लाश ने अपनी सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें मेरी ओर टिकाईं। उसके होंठों से खून और काले कीचड़ की बूंदें टपक रही थीं और उसी सड़े हुए गले से आवाज आई, तू मेरा नाम जानता है, तू मेरा उत्तराधिकारी है। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। दीवारों पर जमी नमी बर्फ की तरह जम गई। फर्श पर रखे स्टील के औजार गिरने लगे। दराजें एक एक करके अपने आप हिलने लगी, जैसे हर लाश अपनी नींद से करवट बदल रही हो। लाश धीरे धीरे स्ट्रेचर से उतरी। उसके पैर फर्श पर पड़े और खून की जगह काले पानी के धब्बे बनने लगे। वो हर कदम पर गुर्राता, सिसकता और मेरे और करीब आता। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर सुन्न हो चुके थे। चौकीदार ने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर उसने तुझे छू लिया तो तू जिंदा होकर भी इस मुर्दा घर में कैद हो जाएगा, उसकी तरह। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन था वो? ये कौन है? चौकीदार के होंठ सूख गए। उसने कहा, ये वही युवक है जो बरसों पहले इस दराज में रखा गया था। लोग कहते हैं इसे जिंदा ही मुर्दा घर में बंद कर दिया गया था और तब से इसकी आत्मा किसी जिंदा इंसान को ढूंढ रही है जो इसकी जगह ले सके। मेरी रूह कांप उठी। लाश अब बस कुछ कदम दूर थी। उसके हाथ हवा में फैले हुए थे, जैसे किसी भूखे भूत ने अपना शिकार देख लिया हो। उसकी आंखों से टपकता अंधेरा फर्श पर गिरकर सांपों की तरह रेंग रहा था। अचानक पूरे कमरे की ट्यूबलाइट बुझ गई। अब सिर्फ चौकीदार की लालटेन जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी में वो सड़ी हुई शक्ल और ज्यादा डरावनी दिख रही थी। वो मेरे इतने करीब आ गया कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे से टकराने लगी और फिर उसने सीधे मेरे कान में फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। उस ठंडी फुसफुसाहट ने मेरी रगों का खून जमा दिया। लाश का चेहरा अब मेरे इतने पास था कि उसकी सड़ी हुई गंध सीधे मेरे गले में उतर रही थी। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन की तरफ बढ़ीं और एक ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। चौकीदार पीछे से लालटेन उठाकर चिल्लाया, रुक जा, ये जगह तेरी नहीं है। लालटेन का शीशा टूट गया और आग की लौ फर्श पर गिरते ही बुझ गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था, पर उसी अंधेरे में मैंने देखा सैकड़ों आंखें मुझे घूर रही थीं। हर दराज आधा खुल चुका था। हर लाश खामोशी से हमें देख रही थी। फुसफुसाहटें अब और तेज हो चुकी थीं। आह, जा हमारे साथ, तेरी जगह यहीं है, कोई बाहर नहीं जाता। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीना फट जाएगा।
लाश ने अपने काले होंठों को मेरे कान के पास लाकर कहा, अगर तू मेरा नाम बोल देगा तो तेरा शरीर मेरा हो जाएगा और तेरी रूह हमेशा के लिए इस मुर्दा घर में कैद हो जाएगी। चौकीदार ने मेरे हाथ कसकर पकड़े और चीखा, नाम मत लेना, यही श्राप है, यही जाल है। जिसने भी नाम लिया वो कभी बाहर नहीं निकला। कमरे की दीवारें अब खून से भीगने लगीं, फर्श से धुआं उठ रहा था और लाश ने पूरी ताकत से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी थी, लेकिन उसमें इतना जोर था कि मेरी हड्डियां चरमरा उठी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा जैसे मेरी रूह शरीर से अलग होने लगी हो। पर तभी चौकीदार ने अपने कांपते हाथों से दराज नंबर 13 पर चौक से बड़ा सा AUM का निशान बना दिया। जैसे ही वो निशान बना, पूरी जगह कांप उठी। लाश दर्द से चीखने लगी। उसकी आंखों से और ज्यादा अंधेरा बहने लगा। उसने मेरी गर्दन छोड़ दी और जमीन पर गिरते ही धुएं में बदलने लगी। एक एक कर सारे दराज फिर से अपने आप बंद होने लगे। फुसफुसाहटें थम गईं। कमरा फिर से शांत हो गया, उतना ही ठंडा और उतना ही डरावना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं हांफते हुए फर्श पर गिर पड़ा। चौकीदार ने मुझे उठाया और धीमी आवाज में कहा, तूने देख लिया, यही मुर्दा घर का श्राप है। अब तू कभी पहले जैसा नहीं रह पाएगा, क्योंकि जिसने भी इन दराजों का सच देख लिया उसकी जिंदगी हमेशा मौत की परछाई में बंध जाती है। मैं कांपते हुए बाहर निकला। रात की हवा भी अब भारी लग रही थी। गेट बंद करते वक्त मेरे कान में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजी, मैं वापस आऊंगा। और उस क्षण मुझे समझ आ गया, मुर्दा घर की कहानियां कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वहां सिर्फ लाशें नहीं, अधूरी आत्माएं सोती हैं। कहानी खत्म हुई, लेकिन डर नहीं। मुर्दा घर की दीवारों पर खामोशी आज भी सांस लेती है। कितने लोग आए, कितने गए, पर हर वो इंसान जिसने रात के अंधेरे में इस दरवाजे को छुआ, कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। कुछ कहते हैं उन्होंने फुसफुसाहटें सुनी, कुछ कसम खाते हैं कि लाशों ने आंखें खोली, और कुछ तो हमेशा के लिए लापता हो गए। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क से गुजरें और आपके सामने मुर्दा घर की इमारत आए, तो याद रखिएगा, उसकी दीवारों के भीतर सिर्फ ठंडी लाशें नहीं, बल्कि जिंदा साए सोए हैं। और अगर आपके कान में अचानक कोई आपका नाम फुसफुसाए, तो कभी भी जवाब मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो पुकार किसी इंसान की नहीं, बल्कि उसी अधूरी आत्मा की हो जो किसी और की जगह लेने का इंतजार कर रही है। अगर आपने अब तक ये कहानी सुनी है तो यकीन मानिए, आप में हिम्मत है। पर हिम्मत और जिज्ञासा दोनों कभी कभी खतरनाक साबित होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी डरावनी कहानियां आपके कानों तक सबसे पहले पहुंचें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि याद रखिए, यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ वो सच उजागर होता है जिससे दुनिया आंखें मूंद लेती है। और अगली बार कौन जाने, आपकी सुनाई जाने वाली कहानी शायद मुर्दा घर से ही शुरू हो।